Hello students, welcome to City Online Classes. Myself Anjali Singh, and today I am going to teach you Economies of Public Enterprises, Semester 6, Unit 3rd and Lecture 3rd. So what is the topic? So today's topic is Pricing in Public Enterprises. ठीक है, अब हम बात करते हैं किसकी? प्राइसिंग इन पब्लिक एंटरप्राइजेस की. तो लास्ट के जो 2 लेक्चर्स थे वो क्या था, उसमें भी हम लोगों ने जो पब्लिक एंटरप्राइजेस हैं उनकी प्राइसिंग के बारे में डिस्कस किया था. एंड आगे भी हम इस लेक्चर में भी क्या करेंगे, बाकी की चीज़ें कंटिन्यू करेंगे. तो हमने कल अपनी जो क्या कहते हैं प्राइसिंग के जो प्रिंसिपल्स थे वो 3 प्रिंसिपल डिस्कस कर लिए थे. आज हमें आगे के प्रिंसिपल डिस्कस करने हैं. तो इसमें से हमारा फर्स्ट कौन सा है? प्रॉफिट मेकिंग प्रिंसिपल ऑफ प्राइसिंग है. तो ये हमारा कौन सा प्रिंसिपल है? प्रॉफिट मेकिंग प्रिंसिपल है. किसका? प्राइसिंग का. प्रॉफिट मेकिंग प्रिंसिपल ऑफ प्राइसिंग ऑफ द प्रोडक्ट्स और सर्विसेज ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस मेंटेन्स दैट द प्राइस चार्ज शुड बी सच एज टू गेट फॉर द कंसर्न पब्लिक एंटरप्राइजेस सम सरप्लस आफ्टर एब्जॉर्बिंग ऑल द कॉस्ट एलिमेंट्स इंक्लूडिंग नॉर्मल प्रॉफिट. मतलब ये कह रहे हैं कि जो इनके ये जो मेथड है ना, इस मेथड के अकॉर्डिंग, इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग ये बोला जा रहा है, इसमें ये बोला जा रहा है कि कोई भी जो प्रोडक्ट हैं या सर्विसेज हैं, ठीक है, उसमें अगर आप प्राइसिंग कर रहे हैं तो प्राइसिंग किस तरह से होनी चाहिए? इस तरह से प्राइसिंग होनी चाहिए. मतलब इस तरह का मेथड फॉलो किया जाना चाहिए जिसमें क्या हो कि जो कॉस्ट है, ठीक है, जो सारे कॉस्ट एलिमेंट हैं वो तो एब्जॉर्ब हो ही हो, उसके साथ में क्या हो ये जो पब्लिक एंटरप्राइजेज हैं उन्हें उससे थोड़ा बहुत प्रॉफिट भी अर्न हो सके. ठीक है, तो क्या है, इन्होंने बोला कि ऐसा प्राइसिंग होना चाहिए, ऐसा प्राइसिंग स्ट्रक्चर होना चाहिए जिसमें क्या हो कि सारे कॉस्ट के साथ साथ में थोड़ा सा नॉर्मल प्रॉफिट भी इंक्लूड हो. It is maintained that in developing countries like India, public enterprises are expected to generate as much surplus as possible so that these surplus funds can be further invested in developmental projects. तो ये बोले हैं इस मेथड के अकॉर्डिंग, ये कह रहा है कि जैसे कि हमारी कंट्री है, कौन सी? डेवलपिंग कंट्रीज. ठीक है, ऐसी कंट्रीज जो कि डेवलपिंग है जस्ट लाइक इंडिया. तो यहाँ पे क्या है, जो पब्लिक एंटरप्राइजेस होते हैं उनसे क्या एक्सपेक्ट किया जाता है, क्योंकि बेसिकली हम लोग भी जानते हैं कि हमारी जो पब्लिक एंटरप्राइजेस है ना, उनका बेसिक एम क्या होता है? उनका जो बेसिक एम है वो है जो सोशल सर्विसेज हैं प्रोवाइड करना. ठीक है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए वर्क करना. तो क्या है, हमारी से जो डेवलपिंग कंट्रीज है वहाँ पे क्या है, ऐसे एंटरप्राइजेस मतलब पब्लिक एंटरप्राइजेस, उनसे ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो जनरेट करेंगे जो पॉसिबल सरप्लस. ठीक है, वो जनरेट करेंगे ऐसे सरप्लस एंड फंड्स. जिससे क्या है, इन फंड्स एंड इन सरप्लस का यूज करके क्या किया जाए कि उन्हें जो डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स हैं, ठीक है, उनमें क्या किया जाए, इन्वेस्ट किया जाए. मतलब वैसे तो क्या है कि आपके जो अभी एग्जिस्टिंग पब्लिक एंटरप्राइजेज हैं वो भी कंट्री की डेवलपमेंट के लिए, इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए ही वर्क कर रहे हैं. लेकिन अगर उसमें क्या है, लेकिन कोशिश ये होती है कि जो ये एंटरप्राइजेज हैं वो अभी जो काम कर रहे हैं तो वो इस तरह से परफॉर्म करें, इस तरह से अपना काम करें कि उसमें प्रॉफिट भी अर्न कर सके, थोड़ा सा सरप्लस फंड उनका बन सके, जिससे कि फर्दर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स में उसका क्या हो सके, उसका इन्वेस्टमेंट किया जा सके. ओके, नेक्स्ट हमारा मेथड है दैट इज डिस्क्रिमिनेटरी प्राइसिंग पॉलिसी. डिस्क्रिमिनेटरी का मतलब, डिस्क्रिमिनेटरी और प्राइसिंग पॉलिसी की बात करें तो इसको हम देखते हैं क्या है. तो अनदर पॉलिसी ऑफ्टन सजेस्टेड इज टू चार्ज डिस्क्रिमिनेटरी प्राइसेस फॉर गुड्स. This should be based on a classification of the consumer goods and capital goods or on a classification of the consumers or users है. ठीक है, अब ये जो हमारी डिस्क्रिमिनेटरी प्राइसिंग की बात हुई, इसका मतलब क्या हुआ कि आप डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं. मतलब अलग अलग गुड्स के लिए आप क्या कर रहे होंगे, अलग अलग प्राइसेस जो है वो चार्ज कर रहे होंगे. मतलब डिफरेंट गुड्स का डिफरेंट प्राइसेस, हम एक सिंगल प्राइस लेके नहीं चल रहे होंगे, बल्कि अलग गुड्स के लिए अलग अलग प्राइसेस जो है वो डिसाइड कर रहे होंगे.
तो ये बोल रहा है दिस शुड बी बेस्ड ऑन क्लासिफिकेशन। अब इसमें क्या, ये किसके ऊपर बेस्ड होगी, क्लासिफिकेशन के ऊपर बेस्ड होगी जो प्राइसिंग होगी। कैसे, जो कंज्यूमर गुड्स हैं, ठीक है, जैसे मान लीजिए आपके जो गुड्स थे उन्हें क्या कर दिया गया, डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज में क्लासीफाई कर दिया गया। जैसे कंज्यूमर गुड्स हुए तो उनका प्राइस अलग कर दिया गया, दूसरा रखा गया प्राइस। कैपिटल गुड्स हो गए, है ना, इंडस्ट्रियल गुड्स हो गए, इनकी प्राइसिंग अलग हो गई। तो क्या हुआ कि जो इस मेथड्स के अकॉर्डिंग क्या है कि जो आपका जो प्राइसिंग होती है वो गुड्स की, वो क्या होती है, उसे क्लासीफाई कर दिया जाता है उसके कंज्यूमर के यूजर्स के अकॉर्डिंग, जो है जो डिफरेंट टाइप के गुड्स होते हैं उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। Since the policy of the government in developing economy should be to encourage investments and to discourage consumption, a policy of discriminating price can be applied to achieve these results है। अब कह रहे हैं चूंकि क्या है कि जो डेवलपिंग कंट्रीज होती हैं, मतलब ऐसे हमारी कंट्री इंडिया है, तो यहाँ पे क्या है, जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट का मेन फोकस क्या होता है, अपनी इकोनॉमी को डेवलप करना है। क्योंकि हमारी जो कंट्री है वो क्या है, डेवलपिंग कंट्री है, मतलब हमारी इकोनॉमी अभी पूरी तरह से डेवलप नहीं हुई है, ठीक है। तो यहाँ जो मेन फोकस होता है गवर्नमेंट का वो क्या होता है, कंट्री का डेवलपमेंट, इकोनॉमी का डेवलपमेंट, ठीक है। तो ऐसी जगह पे क्या है, जो डिस्क्रिमिनेटिंग प्राइसिंग मेथड है, वहाँ पे यहाँ पे ये मेथड को अप्लाई करना जो है वो बेनिफिशियल होता है इस रिजल्ट को अचीव करने के लिए। फॉर इंस्टेंस, जैसे आपका क्या है, कोल, मिनरल ऑयल एंड इलेक्ट्रिसिटी आर ऑल इंडस्ट्रियल एज वेल एज कंजम्पशन गुड्स, ठीक है। ये आपका क्या है, ये जैसे आपका कोल हो गया, मिनरल ऑयल हो गए, है ना, और इलेक्ट्रिसिटी भी हो गई, ये सब क्या है, इंडस्ट्रियल गुड्स भी हैं और साथ ही साथ क्या है, आपके कंजम्पशन गुड्स भी हैं। तो इफ द प्राइसेस वर सो अरेंज्ड एज टू चार्ज लेस फॉर प्रोडक्शन पर्पजेज एंड मोर फॉर कंजम्पशन पर्पजेज, द गवर्नमेंट पॉलिसी वुड बिकम इफेक्टिव। तब अब यहाँ पे क्या है, अगर डिस्क्रिमिनेटिंग प्राइसिंग पॉलिसी होगी तो क्या होगा, यहाँ पे ये जो प्राइसेस हैं आपके वो इस तरह से अरेंज्ड हों कि जो ये हमारे मिनरल्स हैं, कोल हैं, इलेक्ट्रिसिटी है, अगर ये किस चीज़ के लिए जो है यूज़ हो रहे हैं, प्रोडक्शन पर्पज़ के के लिए यूज़ हो रहे हैं, तो उनके जो चार्जेस हो, मतलब इनका प्राइस है वो क्या हो, वो कम हो, ठीक है। और अगर कंजम्पशन पर्पज़ के लिए यूज़ हो रहे हो तो उनका प्राइस क्या ज़्यादा हो। तो इस केस में तो इससे ये होगा कि जो गवर्नमेंट की पॉलिसी है, ठीक है, जो गवर्नमेंट की पॉलिसी है इकोनॉमी को डेवलप करने की, वो और ज़्यादा इफेक्टिव हो पाएगी। Prices may be discriminatory as between customers. Those who are able to pay more have to pay higher price for the same commodity, ठीक है। दिस इज फॉलोड इन द रेलवेज हैं। आप बोल रहे हैं प्राइसेस जो है वो डिस्क्रिमिनेटरी हो सकते हैं कस्टमर्स के बीच में, मतलब ऐसे कस्टमर्स जो ज़्यादा पे करने के लिए एबल है, ठीक है। ऐसे कस्टमर जो एबल हैं, मतलब वो ज़्यादा पे कर सकते हैं, वो ज़्यादा पे करें उस पर्टिकुलर कमोडिटी के लिए, एंड ऐसे और कुछ कस्टमर्स ऐसे होंगे जो क्या है वो ज़्यादा नहीं पे कर सकते, ठीक है। वो तो ऐसे वो कस्टमर क्या करेंगे, वो उनसे कम प्राइसेस लिए जाएंगे। तो ऐसे जो पॉलिसी है आपकी, इस तरह का जो प्राइसिंग है वो कहाँ पे फॉलो होता है, आपका रेलवेज में फॉलो होता है। This has proved to be a useful method for earning surplus for the public undertakings, which can be reinvested for the further developmental activities of the government है। तो ये आपका ये जो ये क्या है, this has to be proved, ये जो है ये मेथड है वो क्या हुआ, सरप्लस अर्न करने के लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल जो है वो प्रूव्ड हुआ है, ठीक है। तो इसमें क्या है, जो गवर्नमेंट है वो डिफरेंट टाइप की जो डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ हैं वो ईजिली परफॉर्म कर लेती है इसके थ्रू। फिर हम आगे देखते हैं हमारा क्या है, लिमिटेशंस ऑफ डिस्क्रिमिनेटरी प्राइसिंग पॉलिसी। मतलब कोई भी मेथड होता है उसकी कुछ ना कुछ लिमिटेशंस होती हैं, उसमें कुछ ना कुछ डिसएडवांटेज होते हैं, ये तो हमें पता ही है। तो हम इसके लिमिटेशंस देखते हैं क्या है। तो फर्स्ट लिमिटेशन क्या है इसकी, डिस्टिंक्शंस बिटवीन कैपिटल गुड्स एंड कंज्यूमर गुड्स एज द बेसिस ऑफ प्राइस थ्योरी में लीड टू कंफ्यूजन एंड अनडिजायरेबल सिचुएशन। इन्होंने बोला कि जो क्या है, क्योंकि इसमें बोला गया था ना कि आपके जो गुड्स होंगे उसको क्लासीफाई किया जाएगा जो है कंज्यूमर गुड्स के अकॉर्डिंग एंड इंडस्ट्रियल गुड्स के अकॉर्डिंग एंड कैपिटल गुड्स के अकॉर्डिंग हम कह लें। तो कह रहे हैं ये जो डिस्टिंक्शन करना होता है, मतलब जो क्लासिफिकेशन करना होता है दोनों का, कंज्यूमर गुड्स एंड कैपिटल गुड्स का, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। और इसकी वजह से क्या है, जो ऐसी कंफ्यूजन की सिचुएशन हो जाती है एंड अनडिजायरेबल सिचुएशन हो जाती हैं।
सेकेंड वन देखें, द इंडियन पब्लिक सेक्टर हैज़ नॉट येट एंटर्ड इन अ सफिशिएंटली लार्ज वे इनटू द प्रोडक्शन ऑफ कंज्यूमर गुड्स इवन दो दिस इज डिजायरेबल एंड ओवरड्यू है। अब अगर हम बात करें तो इंडियन पब्लिक सेक्टर की अगर हम बात करें तो वो सफिशिएंटली मतलब अभी इतने ज़्यादा लार्ज लेवल पे एंड सफिशिएंट लेवल पे वो कंज्यूमर गुड्स को प्रोड्यूस करने के लिए अभी एंटर नहीं हुए हैं। तो therefore for the time being there is not enough scope to earn a surplus by charging a higher price to the consumer goods। तो कह रहे हैं तो अभी ऐसे सिचुएशन में क्या है, ये बिल्कुल भी अच्छा स्कोप नहीं है कि जो हमारे जो पब्लिक इंटरप्राइजेज हैं वो क्या कर सके, कंज्यूमर गुड्स के थ्रू ज़्यादा से ज़्यादा प्राइसेस, हायर प्राइसेस चार्ज कर सकें। फिर आपका हम देखते हैं क्या, टैक्सेशन कमिटीज रिपोर्ट, ये हमारी कमिटी थी उसका रिपोर्ट है। तो ये क्या कहते हैं, पढ़ते हैं हम लोग इसके बारे में। तो द टैक्सेशन इंक्वायरी कमिटी 1952 एक आपकी क्या थी, एक कमिटी बनी थी किस चीज़ के लिए, टैक्सेशन इंक्वायरी कमिटी, जो कि इंक्वायरी कर रही थी किसके बारे में, टैक्स के बारे में। तो कब बनी थी ये, 1952 में बनी थी। उन्होंने ऑब्जर्व किया in certain age where the state has made substantial investment, a policy of regulating prices so as to secure an adequate return on the capital invested is not only unobjectionable but may indeed be डिजायरेबल है। ठीक है, इन्होंने बोला कि क्या है, वेयर द स्टेट, जहाँ पे स्टेट क्या है सब्सटैंशियल इन्वेस्टमेंट कर रही है किसके, पॉलिसी जो आपके रेगुलेटिव जो प्राइसेस रिलेटेड जो भी प्राइसेस रिलेटेड जो भी पॉलिसी हैं उन्हें वो रेगुलेट कर रही होती है। तो इससे क्या है कि आपका क्या है जो रिटर्न है वो भी अच्छा नहीं आता एंड एडुकेट रिटर्न। जिससे क्यों ऐसा करती है, जो स्टेट या गवर्नमेंट है वो पॉलिसी को क्यों रेगुलेट कर रही होती है, जिससे कि क्या हो कि उनका जो रिटर्न है, जो उन्होंने कैपिटल उसमें इन्वेस्ट किया है ना, उस पर सिक्योर करना चाह रही थी वो अपना एडवोकेट रिटर्न, जो कि कह रहे हैं क्या है अनऑब्जेक्शनल है। ठीक है, वो उस पर आप कोई ऑब्जेक्शन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि कोई भी जो है पर्सन होगा वो अगर इन्वेस्ट कर रहा होता है किसी भी जगह के किसी भी बिजनेस में, तो वो क्या है, वो ये एक्सपेक्टेशन रख रहा होता है कि उसका जो इन्वेस्टमेंट है उससे उसे प्रॉपर रिटर्न मिलेगा। तो दिस इज पर्टिकुलरली सो वेयर पब्लिक एंटरप्राइज इटसेल्फ फोस्टर्ड एट स्टेट एक्सपेंस में इन टर्न प्ले अ रोल इन फाइनेंसिंग द कंट्रीज डेवलपमेंट हो। तो ये बोल सकते हैं कि इसके थ्रू क्या होता है, जो स्टेट है वो एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा होता है कंट्री की डेवलपमेंट में। द इंडस्ट्रियल पॉलिसी स्टेटमेंट ऑफ 1948 ऑब्जर्व it is to be expected that public enterprise will augment revenues of the state and provide resources for further development to fresh yields है। ठीक है, तो आपका जो क्या था, जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी स्टेटमेंट 1948 था, उन्होंने बोला कि जो है कि ये एक्सपेक्टेड है कि मतलब ये एक्सपेक्टेशन रखी जा रही है पब्लिक एंटरप्राइजेस से कि वो क्या करेंगे, वो रेवेन्यूज जनरेट करेंगे। ठीक है, किसके लिए, स्टेट के लिए, रेवेन्यूज ऑफ द स्टेट, एंड फर्दर क्या करेंगे, रिसोर्सेज प्रोवाइड करेंगे किसमें, डेवलपमेंट टू फ्रेश फील्ड्स। मतलब जो वो रेवेन्यू जनरेट होगा उससे वो क्या करेंगे, वो जो रेवेन्यू होगा, जो फंड उन्हें मिलेगी उससे वो फर्दर डेवलपमेंट, मतलब जो फ्रेश फील्ड है, मतलब ऐसी फील्ड जहाँ पे अभी प्रॉपर डेवलपमेंट नहीं हुआ है वहाँ पे वो इन्वेस्ट करके उसको क्या करेंगे, डेवलप करने की कोशिश करेंगे। फिर नेक्स्ट हम बात करते हैं हमारा क्या, प्लान्स के बारे में। तो प्लान्स क्या होता है आप सबको पता है, हमारी कंट्री में 5 ईयर प्लान्स चलते हैं, तब से चल रहे हैं जब से हमारी कंट्री क्या हुई थी, इंडिपेंडेंट हुई थी, तब से हमारे यहाँ प्लान्स चल रहे हैं। टाइम टू टाइम डिफरेंट टाइप्स के प्लान्स आते हैं, पॉलिसी आती है, गवर्नमेंट अलग अलग तरह की अलग अलग पॉलिसी बना रही होती है। तो इसके बारे में हम देखते हैं। इंडियाज 5 ईयर प्लान्स हैव also advocated the same principle. Thus the third 5-year plan maintained substantial investment have been made in the public sector over the last 10 years and every effort must be made to ensure that they yield an adequate surplus on the basis of which to plan further advance। ठीक है, तो आपका क्या था कि जो आपका 5-year plan था वो भी यही मतलब इंटेंशन लेके चल रहे थे, उनकी भी यही एक्सपेक्टेशंस थी कि जो इन्वेस्टमेंट हो रहे हैं पब्लिक सेक्टर में उनसे क्या होगा कि उन्हें उनसे फर्दर आपको जो है रेवेन्यू जनरेट होगा, और वो जो रेवेन्यू होगा उसे वो क्या करेंगे कि उसे वापस से क्या करेंगे, जो अलग अलग प्लान अलग अलग प्रोजेक्ट्स थे वहाँ पे फर्दर इन्वेस्ट करके उसे और ज़्यादा डेवलपमेंट में हेल्प करेंगे। तो ये बेसिक एम था 5 ईयर प्लान का कि
क्या था, इस तरह से पॉलिसी बनाना, इस तरह से इन्वेस्टमेंट करना पब्लिक सेक्टर में कि जिससे क्या हो, और पूरी कोशिश हो रही थी, एवरी एफर्ट मस्ट बी मेड, हर सारी कोशिश करनी चाहिए, सारे एफर्ट करने चाहिए ये इंश्योर करने के लिए कि जो वो पब्लिक एंटरप्राइज है, जो वो पब्लिक सेक्टर है, वो क्या कर सके, वो एडवोकेट सरप्लस प्रोवाइड कर सके। तो आपका इसी के रिलेट करता है आपका द सिक्स्थ प्लान जो कि हमारा था। तो ऑलमोस्ट ऑल द सेंट्रल एंड स्टेट एंटरप्राइजेस would need to adopt appropriate pricing policies in order to achieve an adequate rate of return on capital employed। तो जो सिक्स प्लान था ना, उस सिक्स प्लान जो आपका सिक्स्थ प्लान आया था कंट्री का, उसमें ये बोला गया कि जो आपका क्या है, जो सेंट्रल एंड स्टेट एंटरप्राइजेस, ठीक है, जो सेंट्रल एंटरप्राइजेस हैं एंड स्टेट एंटरप्राइजेस हैं, उन्हें बोला कि उन्हें ज़रूरत है कि एक वो अप्रोप्रिएट प्राइसिंग पॉलिसीज़ को फॉलो करें, अडॉप्ट करें, जिससे कि वो क्या कर सकें कि जो कैपिटल एम्प्लॉयड है उनमें, जो कैपिटल इन्वेस्ट है, उससे लिए वो क्या एडवोकेट रिटर्न को ईल्ड कर सके, ठीक है, एक एडवोकेट रिटर्न को वो क्या कर सके, अचीव कर सके। तो it is thus maintained that according to this principle, while particular public enterprise such as Hindustan and the Hindustan Antibiotics may operate on the principle of no profit no loss है। तो ये मेंटेन किया गया कि इसके अकॉर्डिंग, इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग जो आपको क्या था, हिंदुस्तान इंसेक्टाइड्स एंड हिंदुस्तान एंटीबायोटिक्स वो ऑपरेट करे थे किस प्रिंसिपल के ऊपर, नो प्रॉफिट एंड नो लॉस के ऊपर। तो public enterprises which are essentially industrial or commercial in nature and not concerned with matters like education, research, public health and so on, ऐसे enterprises जो कि क्या है, commercial है nature में, industrial या फिर commercial है, और वो किसी भी तरह से education and all से relate नहीं कर रही होती हैं, तो should generate surplus and augment the pool of investment funds है। तो वो क्या करेंगी, उनसे ये एक्सपेक्टेशन रखी जा रही थी कि वो ज़्यादा से ज़्यादा सरप्लस को जनरेट करेंगी और एक क्या है, इन्वेस्टमेंट फंड्स का एक पूल बनाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट हम देखें तो क्या है हमारा क्रिटिसिज्म है ऑन प्रॉफिट मेकिंग प्रिंसिपल ऑफ प्राइसिंग फॉर पब्लिक एंटरप्राइजेस। तो क्या थे, जो ये क्या था, जो प्रॉफिट मेकिंग प्रिंसिपल था ना, इसको क्या किया गया है, इसको बहुत सारे लोगों ने क्रिटिसाइज किया है कि तो देखते हैं, देयर आर सम पॉइंट्स ऑफ क्रिटिसिज्म आर बॉट अगेंस्ट द प्रॉफिट मेकिंग प्रिंसिपल ऑफ प्राइसिंग ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस। तो फर्स्ट क्या है, रीजनेबल रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट। So it should be noted that a reasonable return on investment in a public enterprise is not the same thing as making maximum profit or mopping up maximum resources for further investment purpose है। इन्होंने बोला कि ऐसा, ये कह रहे हैं ऐसा जरूरी, इट्स नोटेड दैट रीजनेबल रिटर्न, कि जो ये रीजनेबल रिटर्न है ना, किसके ऊपर ये बोला जा रहा है कि रीजनेबल रिटर्न होना चाहिए। तो जो रीजनेबल रिटर्न की एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं किसके ऊपर, इन्वेस्टमेंट जो पब्लिक एंटरप्राइजेस से, तो ये कह रहे हैं ये बिल्कुल सेम नहीं है जैसे आपको बात करोगे आप प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग की, ठीक है। तो if public enterprises as a whole is considered, there is a ground for argument that on the whole the public sector should yield a reasonable rate of return on investment by which we may say what a similar investment in the private sector yields है। इन्होंने बोला कि अब अगर पब्लिक एंटरप्राइजेस भी जो है वो रीजनेबल रिटर्न की बात कर रहे हैं इन्वेस्टमेंट पे, तो वो क्या हो जाएंगे, क्या तो वो बिल्कुल किसकी तरह से काम कर रहे हैं, प्राइवेट सेक्टर यील्ड्स की तरह ही तो वर्क कर रहे हैं। उसमें डिफरेंशिएट क्या हो रहा। फिर सेकेंड है एडवर्स इफेक्ट की बात हो रही है। तो बट इफ द गवर्नमेंट एम्स एट अ हायर देन रीजनेबल रेट ऑफ रिटर्न और प्रॉफिट, द स्टेट हैविंग एन एब्सोल्यूट मोनोपोली इन सम ऑफ द एसेंशियल सर्विसेज एंड कमोडिटीज, द स्टेट कैन डू दैट, बट दैट विल हैव एन एक्सट्रीमली एडवर्स इफेक्ट ऑन द वेलफेयर ऑफ पीपल। कह रहे हैं अब अगर क्या है, गवर्नमेंट जो है उसका मेन एम क्या हो जाएगा, रीजनेबल रिटर्न के ऊपर हो जाएगा या फिर प्रॉफिट के ऊपर हो जाएगा। तो ऐसी बहुत सारी क्या है, ऐसी बहुत सारी आपकी ऑर्गेनाइजेशन है, ऐसे बहुत सारे एंटरप्राइजेस हैं जो कि जिनके ऊपर क्या है, स्टेट का मोनोपोली है, मतलब उस पर फुल कंट्रोल स्टेट का है। तो इसकी वजह से क्या होगा, फिर उसका एडवर्स इफेक्ट हो जाएगा किसके ऊपर, पीपल वेलफेयर। क्योंकि बेसिकली अगर हम देखें तो कोई भी पब्लिक एंटरप्राइज है उसका मेन एम क्या था, वो तो यही था ना कि पब्लिक वेलफेयर के लिए वो काम कर रही थी। बट अगर वो भी प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के ऊपर बात करने लग जाएगी, उसके ऊपर फोकस करने लग जाएगी, तो जो पब्लिक वेलफेयर का जो मेन उनका मोटिव था वो क्या हो जाएगा, वो इग्नोर हो जाएगा, उसके ऊपर क्या होगा, एडवर्स इफेक्ट पड़ेगा।
सेकेंड वन इज आपका रीजनेबल रेट ऑफ प्रॉफिट। तो इन द केस ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेज इन इंडिया इट इज पॉसिबल टू रेज ऑब्जेक्शन इवन अगेंस्ट द प्रिंसिपल ऑफ रीजनेबल रेट ऑफ प्रॉफिट ऑन द बेसिस ऑफ investment. In India, most public enterprise has an extremely long gestation period and that resulted in the escalation of cost and amount of investment है। तो बोल रहे हैं ऐसे आपका क्या है, जो आपकी डेवलपिंग कंट्री जस्ट लाइक इंडिया है, यहाँ पे क्या है, अगर आप जो है रीजनेबल रिटर्न की भी बात कर रहे होते हैं, प्रॉफिट की बात भी कर रहे होते हैं, तो यहाँ पे भी लोग इस पे क्या है, यहाँ पे लोग इस बात पर भी ऑब्जेक्शन कर सकते हैं। थर्ड देखिए तो क्या है, वेलफेयर पॉइंट ऑफ व्यू। तो इन सम केसेस लाइक फर्टिलाइजर्स हो गए आपके, एंटीबायोटिक्स, मिल्क फॉर पुअर स्कूल चिल्ड्रेन एंड मदर्स एक्सेट्रा, फॉर द वेलफेयर पॉइंट ऑफ व्यू इट इज़ नेसेसरी टू सब्सिडाइज देयर प्राइसेस। अब ये बोल रहे हैं कि कुछ ऐसे वेलफेयर ऑफ पॉइंट की बात करें तो कुछ ऐसे आपके केसेस जैसे फर्टिलाइजर्स हो गए, मिल्क हो गया है ना, स्कूल चिल्ड्रन के लिए, मदर्स के लिए, तो ये बोल रहे हैं यहाँ पे क्या है कि ये नेसेसरी, क्योंकि भाई यहाँ पे पब्लिक वेलफेयर की बात हो रही है, तो ये नेसेसरी है कि जो उनके प्राइसेस होंगे उन्हें आप कम रखें, उन्हें आप रिड्यूस करके रखें। Therefore, the principle under discussion cannot be a general criterion for all types of public enterprises. तो ये बोल रहे हैं कि जो ये discriminating principle था, अगर हम उसकी बात करें तो आप उसे हर पब्लिक एंटरप्राइज में जो है इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते, वो सारे पब्लिक एंटरप्राइजेस के लिए सुटेबल नहीं होगा। सो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम लोग या प्रिंसिपल्स हमारे जो थे वो सारे जो है ख़त्म हो गए हैं, हम लोगों ने सारे प्रिंसिपल्स को डिस्कस कर लिया है। अब जो है आज के लेक्चर में हम लोग इतना ही रखते हैं, बाकी की जो चीज़ें हैं वो हम लोग कल के लेक्चर में डिस्कस करेंगे।